ठीक है, सिंपल सब जब बहुत यानी पहला अपना जो क्लास हुआ था इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें अपन ने देखे थे कि कोल इंडिया की सभी सब्सिडरी में कुछ ना कुछ मात्रा में क्या होता है, माइनिंग सरदार और ओवरमैन का वैकेंसी आता है। ठीक है, तो आप लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, माइनिंग सरदार या ओवरमैन, ठीक है, कुछ कुछ सब्सिडरी में ओवरमैन को जूनियर ओवरमैन कह के आपका रिक्रूटमेंट आता है। ठीक है, क्या रहता है, जूनियर ओवरमैन। जबकि ऐसा वर्ड हमारा कहीं पे भी आपके एक्ट रूल रेगुलेशन में कहीं पे भी जूनियर ओवरमैन वर्ड डिफाइन नहीं किया है, बट ये जब ये करता है रिक्रूटमेंट करता है तो बोलता है जूनियर ओवरमैन बोलता है। जबकि जूनियर ओवरमैन का कोई भी पद डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ना कोल माइंस रेगुलेशन में ना कहीं पे भी। ठीक है, माइनिंग सरदार जो रहता है इसका वैकेंसी आता है तो उसमें लिखता है ग्रेड सी टी एंड एस। ठीक है, ठीक है, और जूनियर ओवरमैन का भी आता है तो जूनियर ओवरमैन ग्रेड सी टी एंड एस। टी एस में एस का मतलब होता है टेक्निकल एंड सपोर्ट। ठीक है, आपका जो शुरुआत में जो होता है ग्रेड सी रहता है। ठीक है, जब वैकेंसी आती है तो ग्रेड सी रहता है। इसका क्या होता है कि आपका जैसे ही 3 साल पूरे होंगे आपकी ड्यूटी को, ये आप प्रमोट होते जाते हैं, ग्रेड सी से ग्रेड बी में हो जाएंगे, फिर 3 साल बाद ग्रेड ए में हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर 3 साल बाद A1 हो जाता है आदमी, A1 या A+ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका प्रमोशन होता है, अगर आप एलिजिबल हैं तो किसके लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर एग्जीक्यूटिव में E1 E2 E3 E4 ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक, तो ये है, तो सिंपल सा है। इस एग्जाम के लिए आपको जो है प्रिपरेशन कर रहे हो तो जनरली इसको अपन जो मान के चलेंगे इस तरीके से मानेंगे कि 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। ठीक है, या 100 नंबर का पेपर होता है, जैसा आपको मानना है। ठीक है, इसको मैं ये भाग को 2 भाग में बांट रहा हूँ। ठीक है, इस 100 नंबर में मोस्टली जो आपका जो हो गया, ये पार्ट ऐसे रखिए कि 80% क्वेश्चन किसके आते हैं, आपके टेक्निकल होता है, और 20% जो होता है आपका नॉन टेक्निकल होता है। ठीक है, तो 80% जो है आपका, इसमें आपका टेक्निकल टेक्निकल और 20% क्या है आपका नॉन टेक, नॉन टेक पार्ट। टेक्निकल मतलब आपका सब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसमें आपका क्या पूछता है, आपका जो माइनिंग पढ़े हो आज तक, और यानी कि माइनिंग से रिलेटेड जितने भी नियम कानून हैं, ठीक है, वो सारा चीज इसमें पूछ रहा है आपका। ठीक है, नॉन टेक जो रहता है, नॉन टेक में आपका जो रहता है कि इसको नॉन टेक को 4 भाग में बांटता हूँ मैं। ठीक है, 4 से ज्यादा ही कर लेंगे। एक तो मैं बता रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ ऐसे ही आप पढ़िए। रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग मतलब कि आपका वो वाला आप लोग जान रहे हैं, रीजनिंग यानी तार्किक अभियोग्यता, हिंदी में जो भी बोलते होंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में सारा आपका अलग पार्ट हो गया। ठीक है, मैथ से अलग है रीजनिंग। दूसरा आता है आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ्स लिख दिया। एक पार्ट हो गया रीजनिंग, दूसरा पार्ट हो गया मैथ। तीसरा पार्ट आपको पढ़ लेना है इंग्लिश। चौथा पार्ट पढ़ लेना है हिंदी। और 5वां पार्ट पढ़ना है आपको जनरल जनरल नॉलेज। ठीक,
और छठवां पार्ट पढ़ना है आपको करंट अफेयर्स, ठीक है, या इसको दोनों को मिला के बोल देता है जनरल अवेयरनेस करके, ऐसे लिख के देता है सिलेबस में जनरल अवेयरनेस करके, ठीक है। अब ये जो आपका पहले इसी को अपन ये करते हैं, ठीक है, नॉन टेक पे ज्यादा बात नहीं होती इसलिए नॉन टेक पे बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट मैंने क्या बोला, एक तो हो गया रीजनिंग, ठीक है, दूसरा हो गया मैथमेटिक्स, ठीक है, तीसरा हिंदी इंग्लिश को यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ क्रम से, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं जनरल नॉलेज, ठीक है, यहाँ पे ले रहा हूँ करंट अफेयर्स, ठीक। इसके बाद क्या आता है आपका हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज को क्लियर कर लो, जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है, ये हर सब, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो है जनरली नहीं है, सब में पूछेगा, ये जनरली कहाँ पूछता है, एनसीएल में और एमसीएल में, ठीक है, बाकी सब्सिडरी में इसका पैटर्न मेरे को नहीं दिखा है, ठीक है। जीके और करंट अफेयर्स सब में पूछता है, सिर्फ एक सब्सिडरी को नहीं मिलता है ईसीएल वगैरह का, ठीक है। और ये जो है जहाँ पे भी आपका जनरल एप्टीट्यूड, इन दोनों को मिला के बोल देता है जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, मैथ और रीजनिंग को मिला के जनरल एप्टीट्यूड बोल देता है, ठीक है। अब जो जीके है, अब जीके में भी क्या होता है, जीके को अपन तोड़ेंगे तो इसमें भी सब्जेक्ट बन गए आपके, है ना, इसमें भी आपका हिस्ट्री हो गया, फिर आपका पॉलिटी हो गया, फिर आपका जियोग्राफी हो गया, ठीक है, और अन्य सब्जेक्ट जैसे एक साइंस जोड़ लीजिए, तो इतने प्रकार के आपके सब्जेक्ट तोड़ सकते हो इसको नॉर्मली, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, पर इसमें भी जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कहाँ से, आपका जियोग्राफी वाले पार्ट से, भूगोल, भूगोल ही बोलते हैं ना, हाँ, भूगोल, ठीक है, जिसमें अब जो होता है ना, इसमें ये पूछेगा कि जो आपकी जो नदी है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, कहाँ से निकलती है, या बांग्लादेश की सीमा को टच करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, या नेपाल की सीमा को कितने भारतीय राज्य टच करते हैं, चीन और चीन और आपका बगल में और एक देश हो गया कौन सा, म्यांमार हो गया, इन दोनों देश की सीमा को कौन सा एक भारतीय राज्य टच करता है। तो ये जो जियोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको जब भी, अगर यहाँ पे जीके वगैरह पूछता है तो, नदी हो गया, पर्वत हो गया, है ना, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। और जो आपका भौगोलिक ये होता है, ज्योग्राफिकल जो मैप पढ़ते हैं, मैप से क्वेश्चन होता है बहुत सारा, ठीक है। तो जियोग्राफी में भी आपको ये वाला पार्ट सब पढ़ना होता है, ठीक है, नदी हो गया, पर्वत, यानी जियोग्राफिक वाला पार्ट, ठीक। साइंस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा आपको कहीं पे ऐसे, बट ये है कि हम कंसीडर कर सकते हैं जीके के अंदर साइंस भी आता है, पॉलिटी में भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है, पॉलिटी में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, तो पॉलिटी को बहुत ऊपर ऊपर से एक बार आप बस पढ़ सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि जैसे पूछ लेता है आपका, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि भारतीय संविधान के यानी में टोटल कितनी भाषाएं हैं, है ना, कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये वाला क्वेश्चन एक हो गया मान लीजिए, ऐसे सिंपल सा एक वो बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आज तक पूछा है, ठीक है। फिर जैसे कि राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई अगर रहता है, या संसद से, विधानसभा से, ये वाले क्वेश्चन जनरली पूछता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ये नहीं है, आराम से
पॉलिटी भी एक बार कवर कर सकते हो। उसमें से सिंपल से आपको इसमें भी पॉलिटी में वही पढ़ना है जो आप जैसे CMR पढ़ेंगे या रूल पढ़ेंगे, ये सब चीज़। तो पॉलिटी बहुत आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है, टफ वाला बात नहीं है, पॉलिटी याद रह जाता है। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेटा होता है ना। तो ये आपका जो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में जैसे आप पढ़ेंगे क्या, हिस्ट्री में जनरली जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपका होता है ना कि 1757 की क्रांति, है ना, अंग्रेजों के समय जो हुआ था, अंग्रेजों जो हुआ था, उसका जो पहला जो रीजन कौन था, मंगल पांडे था ना। तो 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, या फिर जो उसके बाद जो होता है धीरे धीरे जो हम पढ़ते हैं, जो गांधी युग आता है, तो गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो है हिस्ट्री का पिछला पार्ट। देखो हिस्ट्री भी क्या होता है ना, हिस्ट्री को भी 3 भाग में तोड़ते हैं, ठीक है। एक जो होता है आपका यानी कि इसको तो क्या बोलते हैं आपका, एक मेडिवल हिस्ट्री होता है, ठीक है, एक एंशिएंट होता है, और एक जो होता है आपका अभी वाला जो रहता है 1857 के बाद वाली क्रांति को, है ना। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री कहलाती है, ठीक आधुनिक। है। ठीक है, आधुनिक जो इतिहास जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री होती है। तो ऐसे, तो एंशिएंट वाले भाग में जो है बहुत पुराना पढ़ना पड़ेगा आपको सब, उसमें वो पढ़ते हैं अपन, ठीक है, जो आपकी सभ्यता होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो ये हाँ, ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, एंशिएंट में ही ये थोड़ा सा पढ़िएगा, किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया आपका। फिर इसी के बाद क्या था आपका कि जैन हुआ था, जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। फिर बुद्ध बुद्ध धर्म हुआ था, है ना, बुद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। फिर इस समय पे सारा जो था, तो एनसीईआरटी से थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए कि मुगल कब आए थे, ये सब, यानी कि वो धीरे धीरे जो आया था ना आपका, आगे जो बढ़ा है हिस्ट्री का चक्र, वो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाबर का बेटा कौन था, है ना, हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर किसका बेटा था, ये सारा जो है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, वैसे जो सारा चीज है ये थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत क्या थी, ये सारा चीज है। तो हिस्ट्री का भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक। उसमें मेडिवल हिस्ट्री जो है, मेडिवल हिस्ट्री में ये सब आता है ना, ये वाला मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत वाला भाग जो होता है सब इधर ही आता है। और मॉडर्न जो है, मॉडर्न यानी कि ये गांधी वाला जो पार्ट है, जितना गांधी जी का जितना भी चालू होता है ना, 1857 के बाद वाला जो है सब इसमें आ जाता है, मॉडर्न वाले में। तो इसमें गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हिस्ट्री पढ़ना है आपको, जियोग्राफी, तो सबसे पहला सब्जेक्ट कभी भी उठाओ तो क्या पढ़ो, जियोग्राफी। जियोग्राफी से क्या होगा कि आपको भारत का थोड़ा सा यानी कि स्थिति के बारे में पता चल जाएगा कि भारत में क्या क्या कहाँ कहाँ पे और कैसे तरीके से भारत का निर्माण है, उसका भौगोलिक स्थिति आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो उसके बाद जब हिस्ट्री पढ़ने जाओगे तो वो जगह जो रहेंगे, जियोग्राफी में हम जगह पढ़ते हैं, तो वो जगह आपके दिमाग में फिट है, उसके साथ यहाँ की कहानी को आप जोड़ लोगे, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट पढ़ो जियोग्राफी, फिर पढ़ो हिस्ट्री, फिर पॉलिटी को लास्ट में पढ़ सकते हो। और साइंस जो है इसको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसमें क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कौन सा वाला भाग, जो आपका बायोलॉजी वाला भाग जो है, ठीक है, जो अपन स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, बायोलॉजी जो बोलते हैं अपन, तो जिसमें आपका जो शरीर का बनावट के बारे में है, शरीर का स्ट्रक्चर के बारे में है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, आपका श्वसन तंत्र हो गया, आपका पाचन तंत्र हो गया, न्यूट्रिशन पोषण के बारे में जो पढ़ते हैं अपन, तो वो सारा चीज आपको थोड़ा थोड़ा जानना हो। यानी कुल मिला के अगर सिंपल से मैं ये बोलूं कि आम खाने से आपको कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन ए मिलता है आपको, ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ से जाओगे तब सारा चीज मिलेगा। या विटामिन ए का और जो केमिकल नेम है या रासायनिक नाम है वो क्या है, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, या जो हमारा जो ब्लड है, ब्लड में जो आरबीसी जो पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स, उनका जीवन काल कितने दिनों का होता है ना। या क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपका कि आपका जो
कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स इनमें से किस कौन से एक खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता, तो ये आपको सब पढ़े हो पुराने जमाने में, ठीक है। वही सब चीजों को एक बार आपको रिकअप करना पड़ेगा। तो ये एक जीके में देखिए क्या हुआ, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है थोड़ा। साइंस में बायोलॉजी वाले पार्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी साइंस को पढ़ने के लिए आपको पूरा अलग से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि आप ये पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो ये कुछ आता भी नहीं है, और अगर बनना होगा तो बनेगा, ठीक है। बट बायोलॉजी वाला पार्ट को पढ़िए, जियोग्राफी को पढ़िए, हिस्ट्री को पढ़िए, ठीक है। और पॉलिटी को कैसे पढ़ना है वो लास्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन जो है हिंदी इंग्लिश, ठीक है। करंट अफेयर जो है कि करंट अफेयर अभी से ऐसे पढ़ने का जरूरत नहीं है, पर जो लोग कोई एग्जाम का तैयारी अगर प्रिपरेशन पहले से किया है या कर रहा है माइनिंग के अलावा, तो उनके लिए ये वाला जो जितना भी पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो आसान हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि क्या चीजें पढ़ी जाती है ना। और जो पहली बार पढ़ रहा है उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांटेज मिलते हैं क्या, इकोनॉमिक्स से भी पूछता होगा ना? इकोनॉमिक्स से तो नहीं पूछता है यार, जनरली नहीं देखे। देखिए वो जीके में तो सब कुछ आ जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। बट जनरली जो क्वेश्चन मैक्सिमम जो है, अगर 10 क्वेश्चन अगर मान लो ले लो, तो 10 में से 8 बार जो है जियोग्राफी के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो जियोग्राफी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हिस्ट्री, ठीक है। तो करंट अफेयर्स क्या है कि जब भी आपका एग्जाम आता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम आया, तो उसका एक साल का सारा करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर पढ़ने के लिए यहाँ पे क्या पढ़ना है, इसके भी कुछ टॉपिक हैं, ठीक है। तो इसके भी कुछ टॉपिक हैं जिसमें सिलेक्टेड हैं, यानी कि आपको 15 से 16 टॉपिक हैं, उतने तो बनने चाहिए। करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपके पास अथाह है, पर वो टॉपिक पढ़े हुए होना चाहिए। जैसे कि आपका वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है, ठीक है। तो ऐसे टोटल मिला के भारत सरकार के 68 से 70 मंत्री हैं। तो वो सारे मंत्री में जो इम्पोर्टेंट जो विभाग हैं उस मंत्री को जो दिए गए हैं, जैसे आपसे रिलेटेड है ना, तो आपसे रिलेटेड कोयला मंत्रालय हो गया, पर्यावरण मंत्रालय हो गया, यानी पर्यावरण मंत्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है कि उद्योग मंत्री कौन है, या स्टील मंत्री कौन है, स्टील या इस्पात मंत्री, है ना। अभी जैसे कि सिंपल सा क्या है कि अभी जैसे आपका क्या हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा था। तो वो किस में आता है आपका, उसके लिए कौन मंत्री जिम्मेदार है, नागरिक एवं उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मंत्री बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो उस समय के कोई घटनाओं से संबंधित हो, ठीक है। तो मंत्री दो ही पूछेगा, या तो आप जिस एग्जाम को दे रहे हो उससे संबंधित हो, या उस समय हाल की चर्चा में कोई ऐसा विभाग जो है, यानी कि उसमें हाईलाइट में आया होगा, तो उससे रिलेटेड पूछेगा। अब वो ऐसा जाके एकदम अटपटांग नहीं पूछता है, ठीक है। फिर भी आपको आपका कृषि मंत्री पता होना चाहिए, पर्यावरण मंत्री पता होना चाहिए, है ना। तो ये सारा जो है, वन मंत्री पता होना चाहिए, रक्षा मंत्री पता, गृह मंत्री पता होना चाहिए, है ना। ये सारे चीज जो है ये कॉमन होते हैं। तो ये इस तरीके से एक टॉपिक हो गया, कौन जो है प्रेजेंटली मंत्री है, मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री जो अपन पढ़ते हैं वो सारा हो गया, ठीक है। दूसरा टॉपिक हो गया कि वर्तमान में जो जो जितने जितने खेल हुए हैं 2000 जो भी जिस सन में या जिस टाइम पे आप एग्जाम दे रहे हो उसके एक साल के भीतर में, वो सारा कौन कौन से खेल हुए अब अलग अलग हो गया, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, है ना, कबड्डी हुआ, खो खो हुआ, आपका वॉलीबॉल हुआ, जितने भी जो खेल हैं जो कि हमारे भारतीय या राष्ट्रीय स्तर पर जो है फेमस हैं, है ना, उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अब वो ये सारा चीज पूछेगा, हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं पूछेगा। वो एग्जाम में जो बनाने वाला जो व्यक्ति है, जो पेपर बना रहा है, वो उसको जिस चीज का इंटरेस्ट होगा वो वहां से क्वेश्चन पूछता है। अपन तो क्रिकेट का फेमस है, क्रिकेट बोल रहे हैं, पर अगर वो चेस प्लेयर है तो वो क्या करेगा कि चेस का कोई टूर्नामेंट उठाएगा और वहां के क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ कि चेस में बताइए कि 2025 का जो है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का जो है फाइनल विजेता कौन रहा। ये होता है सिंपल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा कि बताइए उप विजेता कौन रहा,
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कि अगर भारत का विजेता उपविजेता कुछ नहीं था फिर भी पूछ लेगा कि बताइए भारत की तरफ से कौन चेस चैंपियनशिप में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। तो क्वेश्चन वो गहराई में भी जा सकते हैं, नॉर्मली भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है कि क्वेश्चन आप कितना पढ़े हो उस हिसाब से, अगर आपने का पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया तो इजी है, नहीं पढ़ा हुआ आया तो क्वेश्चन टफ होता है। हमेशा एग्जाम में याद रखना, आपको जो बनता है वो हमेशा इजी लगेगा और नहीं बनता वो टफ लगता है। ठीक है, चाहे क्वेश्चन बहुत इजी रहा हो। अब कोई बच्चा कोई अगर मान ली, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ आपको, WCL का एग्जाम था 2023 में। ठीक है, ये था मेरे हिसाब से 14 मई को एग्जाम था। ठीक, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया ने है ना T20 वर्ल्ड कप किस सन में जीता था। ठीक है, किस सन में जीता था। ठीक है, एक मिनट रुकना। तो यहाँ ऑप्शन दे दिया था उसने 2011, 2007, 2008 और एक ऑप्शन और मान लीजिए कोई 2010। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप किस सन में जीता था। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आप सबको पता है क्रिकेट देखने वाले को। जी सर, 2007। ठीक है, 2007 में जीता था। अब यहाँ पे क्या है कि दो दो चीज होगी, एक तो होगा जो क्रिकेट जिनको पसंद है और एक जो है जिनको क्रिकेट पसंद नहीं है, रुचि नहीं है। फिर भी क्या होता है कि जिनको पसंद नहीं है या जो भी है उनको भी थोड़ा थोड़ा पता रहता है कि 2007 या 2011 में कुछ जीते थे। ठीक है, और क्रिकेट जितने जिनको पसंद है, रात दिन जो देखते हैं, वो क्या है उनको सब पता है कि 2007 में क्या जीते थे, 2011 में क्या जीते थे और 2023 में क्या जीते थे, ये सब पता है ना। उसके बाद उनको ये भी पता है कि IPL 2008 में कौन जीता था, 10 में कौन जीता, सब इतना लगभग लगभग ओवर कॉन्फिडेंट कि क्रिकेट के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, पर एक्साइटमेंट में क्या किया उसने, बोला कि इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप किस सन में जीता था। वर्ल्ड कप आया और पहला ऑप्शन मिला 2011, लगा के आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ने का तरीका। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में जो क्रिकेट देखने वाले थे, अगर मान लीजिए आपके 20,000 स्टूडेंट बैठते हैं, 20,000 स्टूडेंट में 18,000 स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन को सही किए और तुम जैसे 2,000 लोग ने क्या किए, गलत करके आए, तो इन तुम 18,000 से क्या हो गए, पीछे हो गए। सिंपल सा एक क्वेश्चन से समझो। वाली मूवी देखे थे, ट्वेल्थ वाला जो क्या फेल था ना, यस सर। ट्वेल्थ फेल जो आई थी, एक मूवी है थी मनोज जी सर। मनोज शर्मा वाली। उसमें वो जब अपना UPSC का मेंस एग्जाम लिखने जाता है, तो जब वापस आता है तो वो अपने दोस्त को बताता है कि मेरे पढ़े हुए टॉपिक पे क्या आ गया था, तो ऐसे। आतंकवादी सर, टेररिस्ट। ठीक है, तो टेररिस्ट पे क्या आया था, बोलता है कि ऐसे आया था तो मैंने बहुत अच्छा लिख के आया हूँ। वो तो नहीं जब पता उसको, था लेकिन सर। तो वो जो वर्ड जो था टेररिस्ट नहीं था, क्या था, टूरिज्म था। जी ठीक सर, है, थोड़ी। तो उसका दोस्त उसको बोलता है कि वो टेररिस्ट नहीं था, वो टूरिज्म वर्ड था, अब तेरा सिलेक्शन इस साल भी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत करने से। ठीक है, तो यही चीज मैं बता रहा हूँ कि ये अगर क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो 18,000 लोगों से क्या हो जा रहे हो, पीछे हो जा रहे हो। 20,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं मान के चलो, और बाकी लोग सही कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ना और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ये दोनों चीज, पूरी लाइन को ईमानदारी से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, टाइम इतना रहता है कि आप 2 बार पेपर दे सकते हो। पता नहीं, बहुत सारा लड़का लोग बोलता है कि टाइम कम पड़ गया। मैं बता रहा हूँ, मैंने तो 4 एग्जाम दिया, मेरे को कोई कभी भी टाइम कम नहीं पड़ा। मेरे को ये मान के चलो कि 50% टाइम मेरा बच जाता था। फिर भी ये लोग बोलता था कि टाइम कम पड़ गया था, मुझे नहीं लगा कभी। ठीक है, तो ये है कि थोड़ा सा जो है कि हाँ, यहाँ पे 2 चीज आता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ठीक है, हिंदी मीडियम में पेपर टफ होता है,
इंग्लिश मीडियम में इजी होता है। थोड़ा सा अपने आप को जो है, जब भी कॉपी किताब पढ़े हिंदी से समझे, पर उसकी लाइन को इंग्लिश से भी समझे। ठीक है, हिंदी में अगर ट्रांसलेशन दे दिया तो गूगल ट्रांसलेशन करके दे देता है एग्जाम में। ठीक है, गूगल ट्रांसलेशन में जो माइनिंग सरदार है, माइनिंग सरदार को सिरदार लिखता है, तुमको खुद ही नहीं समझेगा कि ये सिरदार क्या है। जहां अपन माइंस के अंदर फेस बोलते हैं, फेस मतलब कि वर्किंग प्लेस, जहां पे हमारा काम चल रहा है, तो उसको क्या बोल के लिख देगा, वो चेहरा। ठीक है, तो ये ऐसे गूगल ट्रांसलेट करता है वो। ठीक है, तो आपका जो है दिमाग वो भी घूम जाएगा, आधी चीजें हिंदी और खतरनाक हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंग्लिश टू, यानी कि जो आपके टर्मिनोलॉजी होती है उनको तो इंग्लिश में लेके चलने की कोशिश करें। और ये जो चीज हुआ था ना, ये वाला जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये मेरे ही बीच का एक लड़का था जो रात दिन क्रिकेट देखता है, और उसने भी ये करके आया था। ठीक है, ये करके आया था। ठीक है, इसलिए उसका और वाला 18 साल एग्जाम्पल पीछे हो गया। इतना ही हुआ मैथ था। सर थे क्या सर? नहीं, वो नहीं था। एक था प्रवीण नाम का था, अभी हालांकि उसका सिलेक्शन उसके बाद वाले एग्जाम में हुआ। ठीक है, तो उसके लिए मैं हंसता था, रात दिन क्रिकेट देखता है वो। ठीक, तो बहुत तरीके नहीं। क्वेश्चन को गलत नहीं पढ़ना कभी भी। गलत पढ़े या नहीं, कि बताया ना कि 18,000 लोग से या 20,000 लोग से पीछे जाओगे। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग बहुत आसान होता है, सबसे आसान सब्जेक्ट है। सबसे पहले स्टार्ट इसी को करना है पढ़ने के लिए, कभी भी तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जागेगा। ठीक है, तो आपका जो है रीजनिंग में सबसे ये है जो अपन कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ते हैं ना। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग ये वाला चैप्टर पढ़िए। दूसरा पढ़िए ब्लड रिलेशन। ठीक है, वाटर इमेज, और एक क्या होता है आपका मिरर इमेज। ये टॉपिक के नाम है ना, चैप्टर का नाम है, जहाँ से क्वेश्चन जनरली है। मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेंगे, इस चैप्टर से। ये इनसे ये तो बहुत इजी चैप्टर होते हैं। थोड़ा सा आपका 5 मिनट का अगर आपका कॉन्सेप्ट है, समझ गए तो सब क्लियर हो जाता है। ठीक है, वाटर इमेज, मिरर इमेज, और मैं बता रहा हूँ कि लगभग लगभग हर एग्जाम में देखने मिल जाता है। आसान क्वेश्चन होते हैं वाटर इमेज, मिरर इमेज के। ठीक है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध वाला। हाँ, दिशा एवं दूरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये चैप्टर का नाम है, दिशा एवं दूरी। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और कोई बहुत अगर टफ एग्जाम बना रहा है तो वहाँ उसमें इससे क्वेश्चन पूछता है। सीटिंग अरेंजमेंट, माइनिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट पर थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, और उसमें एक ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि मैं बता रहा हूँ रीजनिंग में मोटा मोटी मान लीजिए 25 चैप्टर हैं। 25 चैप्टर को आप ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है सिर्फ इस पे, कोडिंग डिकोडिंग पे, और ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और बाकी जो है इनका जो है कि क्या होता है इतना पता होना चाहिए कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। ये वाला चैप्टर भी प्रैक्टिस वाला है, पर यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है माइनिंग में, इसलिए मैं ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक रीजनिंग सब्जेक्ट पकड़िए, और उसका क्या है कंप्लीट, उसका यानी कि कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, रीजनिंग का बुक में कौन कौन सा, हाँ मैं पर्टिकुलर में बता दूंगा जब तुम यानी सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से ही चैप्टर पढ़ना है। अभी मैं आपको बस ऐसे समझा रहा हूँ कि टोटल कैसे कैसे पूछता है। मैथ का बात करता हूँ। ठीक है, मैथ में आपका कौन सी मैथ पढ़ना है आपको, अर्थमेटिक, अंक गणित वाला। ठीक है, इसमें जो है एक क्वेश्चन जो हो गया टाइम एंड वर्क, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, फिर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
ठीक है। और आपका साथ ही साथ जो है आपका एवरेज इसी से रिलेटेड है। इसके बाद परसेंटेज, प्रतिशत वाला परसेंटेज, ये चैप्टर के नाम है। ठीक है। इसके बाद आप पढ़िए परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये जनरली मैथ बहुत सारी है पर पूछता हमेशा यहीं से, इसलिए मैं वही बता रहा हूँ कि जो आपको अभी तो शुरुआत करो तो इनको पढ़ो। प्रतिशत वाला चैप्टर को इतना अच्छे से कवर कर लो कि प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह सब आपको आसानी से बन जाए। ठीक है। और और क्या हो जाएगा, टाइम एंड वर्क। हाँ, ट्रेन ट्रेन के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि एक ट्रेन एक खंबे को पार करने में 18 सेकंड लगाती है, जब उसकी गति जो है जो भी होगी मान लीजिए। ठीक है, तो बताइए कि उस ट्रेन की लंबाई क्या है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है। ठीक है। टाइम, डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इसमें बोट बोट वाला भी आ जाता है। ठीक है, ट्रेन और बोट ये सब आते हैं। इतना तो कम से कम अभी करिए। ठीक है, जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी आप खुद पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको कैसे पता चलेगा। मैं बोला ना कि इसलिए पहले दिन ही मैंने तुम सब लोग को पिछले 15-20 एग्जाम पेपर भेज दिया हूँ, उनका सिलेबस भेजा हूँ। कई का जो है कि पीडीएफ मिला है तो पीडीएफ भेजा हूँ, यूट्यूब की वीडियो भेजा हूँ, ये वो है ना। तो उन चीज को अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस लेवल के आते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं, देखिए इन चैप्टर से आते हैं, इन चैप्टर में भी अब अलग अलग लेवल के क्वेश्चन है ना। कि एक आपका रेलवे ग्रुप डी का लेवल का हो गया, तो आपका कोई बड़ी एग्जाम हो गया, एनडीए का हो गया, या आपका सीजीएसएल इसका हो गया आपका। ठीक है, सीजीएल का हो गया, तो बैंकिंग का हो गया। तो हर एग्जाम का अपना एक क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। तो हमारे लिए जो क्वेश्चन पूछता है वो इजी पूछता है, माइनिंग वालों के लिए सब कुछ इजी रहता है, और टफ नहीं पूछता है। तो वही है कि आपको किस लेवल का पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए, कि पता नहीं कि ऐसा चले कि हम क्या चालू कर दिए, सीजीएल का एग्जाम का मैथ पढ़ना चालू कर दिए, वो सब नहीं करना। मैथ पढ़ने के लिए कोई भी ट्रिक वाला यूट्यूब चैनल मत उठाना। ठीक है, ट्रिक के भैंस पे मत जाना। ट्रिक याद रखने के लिए तुम्हारे पास वहां पे उतना टाइम और उतना दिमाग नहीं बचेगा, क्योंकि माइनिंग में तुम्हारे को याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा माइनिंग। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाला कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ के कंटिन्यू करना। ठीक है, तो मैथ में इतने चैप्टर तो करना। ठीक है, जो बता दिया। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, बोट वाला भी पार्ट आएगा। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइप में वो सब आ जाएगा, है ना। पानी की टंकी वाला जो है ना, एक नल पानी की टंकी को, ये तो इसमें आ जाता है टाइम एंड वर्क में। एक नल पानी की टंकी को इतने घंटे में भरता है, दूसरा नल इतने घंटे में भरता है, तो दोनों नल अगर साथ में खोल दिए जाएंगे तो पानी की टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इतने टॉपिक मैथ के होने चाहिए। जीके में ज्योग्राफी से स्टार्ट करना, धीरे धीरे आपको खुद पता चलेगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी शुरुआत के लिए। इधर पे चालू करना रीजनिंग। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग वाला शुरुआत करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में डिमोटिवेट हो जाता है आदमी, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस से आता है ये सारा चीज। ठीक है, बाकी सब चीज में आसान है, पर कोडिंग डिकोडिंग पे ही सबसे ज्यादा काम करना। यहाँ से मैं बता रहा हूँ, एनसीएल के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आए। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, एमसीएल में भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आए, और रीजनिंग के ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 क्वेश्चन आए होंगे, है ना। तो उनमें से आधे क्वेश्चन तो सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग के आए थे, देखना एग्जाम पेपर में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जनरली जो होता है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आसान भी होते हैं और उतने ही टफ होते हैं। बन गया तो सेकंड, नहीं तो दिन भर भी बैठ जाओगे तो कोडिंग डिकोडिंग नहीं बनता। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीजनिंग वाला पार्ट, मैथ वाला पार्ट, जीके वाला पार्ट। करंट अफेयर जो है मैं बताया ना कि इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। इसके लिए आपको सिंपल सा क्या है कि आपको अभी से आदत डाल लो कि कोई एक आध यूट्यूब चैनल पकड़ के जो दिन के 10 या 15 करंट अफेयर्स बताता होगा ना। आज के मोस्ट जो है 15 करंट अफेयर्स ऑफ जो आपका 15 जून कह के 25 जून कह के
तो आपका जो है ऐसा चैनल को पकड़िए और उसको आप देखते रहिए, अभी लिखना मत स्टार्ट करिए। तो आपको एक जनरली आइडिया हो जाएगा कि देश दुनिया में क्या क्या चलता है और क्या क्या आपको उसमें से जानकारी होनी चाहिए। तो आपका जो उसका सिलेबस आपके दिमाग में तैयार होता जाएगा कि हाँ, खेल जगत से जुड़ी खबरें होगी, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित खबरें होगी, है ना, भारत के रिस्पेक्ट में आपकी होगी। तो ये सारा चीज ऐसे जब भी मौका मिले दिन में एक बार कोई ऐसा चैनल को लगा के देखो कि हाँ, कि आज की ताजा खबर में जो पढ़ते हैं ना कि करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एग्जाम, है ना, नहीं तो आप वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब जो हिंदी इंग्लिश जो है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल ये है मतलब कि इसमें जो है आपका हिंदी इंग्लिश में कि हर एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा नहीं है, सिर्फ एनसीएल और एमसीएल में पूछता है। ठीक है। हिंदी बहुत आसान पूछा था, ठीक है, टफ नहीं थी। इंग्लिश भी बहुत आसान थी, ठीक है, दोनों ही केस में। हिंदी और इंग्लिश में जनरली जो क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के पार्ट में जो अपन पढ़ते थे ना, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ठीक है, ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछा था कि विलोम शब्द बताइए कि इसका पर्यायवाची क्या होगा या इसका क्या होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हिंदी के पूछता है, बहुत आसान आसान से पूछता है हिंदी क्वेश्चन। तो हिंदी का व्याकरण जो है, व्याकरण वाला पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इंग्लिश में भी सेम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है। और आपका जो है इसमें इंग्लिश में वो जैसे कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, पर इसको आपको जो है कि इनको छोड़ दीजिए, इन पे माथा मत पकाइएगा, मेरा मानिएगा, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। जब एग्जाम टाइम आएगा तब इस पे काम करना है कि हाँ इसमें क्या पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश आपको जितनी बननी होगी उतनी ही बनेगी, पढ़ के भी इसमें कुछ नहीं कर पाता है आदमी। ठीक है। क्वेश्चन इनमें अथाह है। ठीक है। तो इनको मेरे हिसाब से अभी के लिए छोड़ दीजिए, अभी आपका तैयार नहीं हुआ है बेस ना। मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आपका एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आदमी दूसरी जगह हाथ पैर मारता है। अभी इन पे काम करिए। ठीक है। हिंदी इंग्लिश को छोड़ दीजिए, कभी एग्जाम आएगा तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीज बताई जाएगी। ठीक है। तो ये होता है आपका, ये सारी कहानी कितने नंबर के लिए हो रही है? 20 से 30 नंबर के लिए हो रही है। ठीक है, ये सारी कहानी। और ये 20 से 30 नंबर के लिए जितनी कहानी कर रही हो, ये इसमें आपको आपका जो माइनिंग का जो है, माइनिंग से 3 गुना मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। वहां पे 70 नंबर का बचा, 70 नंबर में इससे 3 गुना कम मेहनत करोगे तो इतना कम भाग है पढ़ने के लिए, और यहाँ पे इतना 3 गुना मेहनत करना पड़ेगा। बोल रहा हूँ काम करने के लिए, पढ़ने के लिए तो आपका 20 गुना है, और उसमें से अपने को छांटना है। ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, पर सिलेक्शन कहाँ से होता है आपका? यहीं से होता है, इस पे जो बाजी मारेगा वो। और सिलेक्शन वहां से होता है जहां आप गलती ना करें। ठीक है। तो ये हो गया माइनिंग वाला पार्ट को, तो मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था फर्स्ट डे। ठीक है। देखिए क्या होता है माइनिंग में, सबसे पहला माइनिंग अपने को कंप्लीट आनी चाहिए। ठीक है। कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए माइनिंग के बारे में। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कुछ भी पूछे तो अपने को उसके बारे में एटलीस्ट थोड़ा आसपास की जानकारी भी रहेगी ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जा सकते हैं। ठीक है। अब माइनिंग में पढ़ने के लिए भी बहुत सारा है। ऐसे बात करेंगे तो मैं बताया ना कि माइनिंग के जो सब्जेक्ट हैं, आपने जितना आपका 3 साल का डिप्लोमा हुआ वो क्या है आपका सिलेबस है। ठीक है। वो आपका सारा सिलेबस है, तो उतना तो आप पढ़ेंगे नहीं, तो उसमें से भी अपने को क्या निकालना होगा? इंपॉर्टेंट चीज निकालना होगा। तो पहला चीज आता है आपका जहां से क्वेश्चन पूछता है, माइनिंग मशीनरीज। ठीक है। वेंटिलेशन। ठीक है। आपका मेथड्स। ठीक है। फिर उसके बाद आपका सपोर्ट सिस्टम।
फिर आपका एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग, ठीक है। तो ब्लास्टिंग का ये वाला क्वेश्चन आपके रेगुलेशन से पूछता है, पर एक्सप्लोसिव वाला जो ये भाग है ये आपका डीजे से पूछेगा, ठीक है। फिर आपका और कौन सा सब्जेक्ट बच रहा है? सर्वे पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसको स्किप मार सकते हो, ठीक है। बस इसके थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए, सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ठीक है। यहाँ से जनरली क्वेश्चन कभी नहीं देखेंगे, ठीक। तो मशीनरी की वेंटिलेशन, जियोलॉजी कंसीडर कर सकते हो एक क्वेश्चन के लिए, 1 से 2 क्वेश्चन मान लीजिए किसी एग्जाम में, पर वो भी सिंपल सा क्या है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, रॉक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सिंपल सा ये है ना। अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरा 4 जून को एग्जाम था फर्स्ट क्लास का, ठीक है। तो मेरे बगल में एक सेकंड क्लास वाले का एग्जाम था, तो उसी एग्जाम में आया था कि जो इंडिया में जो कोल बना है, ठीक है, इंडिया में जो कोल फॉर्मेशन हुआ है वो किस थ्योरी पे बेस्ड है। तो आप लोग एग्जाम स्कूल में कॉलेज में पढ़े होंगे, एक पढ़ते थे इंसिचु थ्योरी और एक पढ़ते थे ड्रिफ्ट थ्योरी। बताइए क्या था आंसर? ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो इंडिया में जो कोयला मिलता है वो किसके आधार पे मिलता है? ड्रिफ्ट थ्योरी वाला कोयला मिलता है, ठीक है। अब इंसिचु थ्योरी वाला और ड्रिफ्ट थ्योरी वाला जिसको अगर नहीं पता तो वो इस चीज को नहीं बनाएगा। तो वो अंकल का उम्र रहा होगा 50 साल के ऊपर था, तो उनको नहीं पता था, तो मैं बताया था उनको, ठीक है। तो ऐसे ही करके उनको 7-8 क्वेश्चन मैंने बताया था, तो उनका एग्जाम में टोटल नंबर आया कितना, 70.566, ठीक है, और वो पास हो गए, ठीक है। लाना कितना रहता है? 75 मिनिमम लाना होता है पास होने के लिए, ठीक है। टोटल कितने का होता है? 150 का होता है, ठीक है। तो इतने नंबर आए थे और वो पास हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि हाँ आपने मेरे को 7-8 क्वेश्चन बताए थे तो मैं पास हो गया, नहीं तो इस बार भी नहीं होता। वो पहले से ट्राई कर रहे थे। और मेरा था फर्स्ट क्लास मैनेजर का, मेरे आए 70.25, ठीक है। मैं हो गया फेल, ठीक है। तो मेरा एग्जाम नहीं हुआ इस बार, फिर मैं अगली बार फिर दूंगा मतलब यानी कि इस बार मैं पढ़ के नहीं गया था, मैं घर में था। तो एक्चुअली क्या, माइनिंग ही नहीं पूछता ना, उसमें मैनेजमेंट आता है। तो मैनेजमेंट मैंने जो है कि 53 नंबर का 53 क्वेश्चन मैनेजमेंट के थे, 53 यानी कि आपका 106 नंबर का तो मैनेजमेंट पूछा था, और मैंने इस सब्जेक्ट को टच भी नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए मेरा नहीं हुआ, अगली बार देंगे। टोटल कितने अटेम्प्ट मिलते हैं एग्जाम देने के? 7। ठीक है, तो ये आपको आपके एग्जाम में देखने मिल जाएगा। ये क्वेश्चन रहेगा कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सर्टिफिकेट के लिए मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट दिया जा सकता है ना। तो आपका जो आंसर हो रहा है कितना, 7 टाइम, ठीक है। 7 बार जो है आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, 7 बार में एग्जाम पास कर लिए तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप एलिजिबल नहीं है 8वें बार के लिए, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन की ये सारी जानकारी कहाँ मिलती है? चैप्टर नंबर 3 ऑफ CMR 2017, रेगुलेशन नंबर 10 से लेके रेगुलेशन नंबर शायद 25 तक है, ठीक है। ये सब यहाँ पे किसके बारे में लिखा है? बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जब अपन CMR पढ़ेंगे तब देखेंगे। चलिए अब मैं थोड़ा सा ये माइनिंग वाला में अपन कर लेंगे, उसको कैसे पढ़ना है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है।